दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस का प्रावधान सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में करा गया है। तो इस प्रिंसिपल पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर देख सकते हैं। अब इस डॉक्ट्राइन पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर किसी सिविल दावे के मुकदमे के दौरान, पेंडेंसी के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी आगे सेल कर दी जाती है, तो क्या वह सेल डीड, वह जो सेल डॉक्यूमेंट है, वह वॉइड होगा, इलीगल होगा? तो इस प्रश्न के जवाब में एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2019 का। तो आज हम उस जजमेंट पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी करें और लाइक भी करें, और बगल में बेल बटन दिया हुआ है उसे भी हिट कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नॉलेज, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस कहता है कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है, यानी कि वहां पर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उस डिस्प्यूट में, तो फिर उस मुकदमे के दौरान वह प्रॉपर्टी सेल या परचेज नहीं की जा सकती। फिर यह डॉक्ट्राइन यह भी कहता है कि अगर उस मुकदमे के दौरान प्रॉपर्टी सेल कर भी दी जाती है, तो भी वह जो सेल है, वह सेल्ड, वह वॉइड नहीं होगा, वह फिर भी वैलिड होगा। लेकिन जो वह परचेजर है, सब्सिक्वेंट परचेजर है, वह उस मुकदमे में आने वाले जजमेंट से बाध्य होगा, वह जजमेंट उसके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस यह कहता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, वह निर्णय 2019 का है, जिसका केस टाइटल है मधुकर जगताप वर्सेस प्रमिलाबाई चंदूलाल। इस केस का साइटेशन है 2019 AIR सुप्रीम कोर्ट, पेज 4252। इस जजमेंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां जाकर इस जजमेंट को भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो इस मामले में सन 1965 में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर दो व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट टू सेल होता है और वहां पर कुछ अर्नेस्ट मनी पे किए जाते हैं। फिर 66 में एक और एग्रीमेंट होता है उन्हीं दो व्यक्ति के बीच, और वहां पर पुनः कुछ और अमाउंट पे किए जाते हैं कंसिडरेशन के लिए। फिर जब सेल डीड का टाइम निकल जाता है और जो ऑनर है वह रजिस्ट्री नहीं करता उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो फिर जो परचेजर है, जिसने कि उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल करा है, वह कोर्ट में मुकदमा डालता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए वहां पर वह कोर्ट में मुकदमा डालता है। अब वह जब मुकदमा चल रहा होता है, तो उस पेंडेंसी के दौरान, यानी कि जब मुकदमे को चल रहे 10 साल बीत जाते हैं, तो फिर जो वहां पर ऑनर है वह उस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को सेल कर देता है, यानी कि वहां पर अब सब्सिक्वेंट परचेजर आ गया। तो उस रजिस्ट्री के बाद जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वह भी उस मुकदमे में पार्टी बन जाता है। अब उस मुकदमे को सुनने के बाद नीचे का ट्रायल कोर्ट वहां पर वह मुकदमा डिसमिस कर देता है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो रिलीफ है वह ग्रांट नहीं करता। उसके बदले में जो प्लेंटिफ होता है, जो प्रीवियस परचेजर है, उसके फेवर में वहां पर अल्टरनेट रिलीफ, यानी कि रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो पैसे उसने उन्हें अर्नेस्ट मनी के रूप में दिया था वह वापस कर देती है। अब जो प्लेंटिफ है, यानी कि प्रीवियस परचेजर, वह अपील में, फर्स्ट अपील में अपीलेट कोर्ट में आ जाता है। फर्स्ट अपील में भी जो नीचे का जजमेंट है ट्रायल कोर्ट का, वह फर्स्ट अपील में भी बहाल रहता है, यानी कि वहां भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं होती। अब मामला सेकेंड अपील में हाई कोर्ट आ जाता है। अब हाई कोर्ट सुनने के बाद, दोनों ही पार्टियों को सुनने के बाद, नीचे के जो कंकरेंट फाइंडिंग थे ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, दोनों के ही फाइंडिंग को हाई कोर्ट पलट देती है, और हाई कोर्ट वहां पर प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट कर देती है। यहां पर हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है कि यह जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वह बोनाफाइड परचेजर नहीं है,
बल्कि उसने उस प्रॉपर्टी को इसलिए परचेज किया है ताकि जो प्लेंटिफ है, जो प्रीवियस परचेजर है, उसके राइट को डिफीट करा जाए। तो हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से हाई कोर्ट ने यह होल्ड किया कि वह जो सेल डीड है, वो जो रजिस्ट्री है सब्सिक्वेंट परचेजर के फेवर में, वह इलीगल है, ननेस्ट है और वाइड है। हाई कोर्ट ने उस रजिस्ट्री को वाइड डिक्लेयर कर दिया सिंस बिगिनिंग, क्योंकि वह बोनाफाइड परचेजर नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन में दिया कि वह जो रजिस्ट्री है वह सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस से डायरेक्टली हिट हो रहा है, और इस तरह से वह जो रजिस्ट्री है इलीगल है, वॉइड है। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने उस रजिस्ट्री को वॉइड डिक्लेयर किया और प्लेंटिफ के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट कर दी, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि एग्रीमेंट टू सेल से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 40 साल गुजर गए और प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी एस्केलेट कर गई, तो हाई कोर्ट ने जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की यहां पर डिग्री दी वह इनहांस रेट पर दी, यानी कि वहां पर कंसिडरेशन प्राइस को हाई कोर्ट ने इनहांस कर दिया और वह प्राइस रखा 10,000 रुपीज पर एकड़। और हाई कोर्ट ने जजमेंट में यह कहा कि अगर प्लेंटिफ सब्सिक्वेंट परचेजर को, डिफेंडेंट को, अगर यह अमाउंट यानी कि 10,000 रुपीज पर एकड़ नहीं दे पाता है, तो फिर सेम अमाउंट जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वह प्लेंटिफ को देगा और प्लेंटिफ उस सेल को उस अमाउंट के अगेंस्ट कंफर्म करेगा। तो इस तरह से जो हाई कोर्ट की फाइंडिंग आती है, एक तरफ तो वह जो सेल डीड था, जो थर्ड पार्टी को करा गया था, वह वाइड डिक्लेयर किया गया और प्लेंटिफ के फेवर में इनहांस रेट पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दे दी गई। अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट आता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वह अपील फाइल करता है और यहां पर फिर से दोनों पार्टी के द्वारा दलीलें दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर सुनने के बाद अपना फाइंडिंग यह देता है कि पहली बात तो यह कि हाई कोर्ट ने जो उस सेल डीड को, जो सब्सिक्वेंट परचेजर के फेवर में सेल डीड था, उसको नलिटी जो इलीगल डिक्लेयर किया, वह जजमेंट, वह फाइंडिंग इरोनस है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन लीज पेंडेंस से हिट हो भी रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि वहां पर जो वह ट्रांजैक्शन है वह इलीगल होगा, वह वाइड होगा, बल्कि अगर वह ट्रांजैक्शन लीज पेंडेंस यानी सेक्शन 52 से हिट हो रहा है तो वहां पर जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वह उस जजमेंट से, यानी कि उस सूट में जो फाइनल जजमेंट आएगा उससे बाउंड होगा, वह उसके ऊपर बाध्य होगा। यानी कि अगर यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट की जाती है तो फिर वह उस डिग्री से बाउंड होगा, और अगर यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं की जाती तो फिर वहां पर उस रजिस्ट्री पे, उस सेल डीड पे या उस सब्सिक्वेंट परचेजर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब आगे सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए निर्णय देता है कि यह जो डिग्री है, यह जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ है, यह डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और यहाँ पर इक्विटी देखी जाएगी कि इक्विटी किसके फेवर में है। तो यहाँ पर चूंकि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वह वहां पर 40 साल से कब्जे में है। फिर प्लेंटिफ ने अपने दावे में यह क्लेम किया था कि प्रॉपर्टी का कब्जा प्लेंटिफ के पास है, यानी कि प्रीवियस परचेजर के पास है, लेकिन नीचे की ट्रायल कोर्ट और अपलेट कोर्ट दोनों ही कोर्टों की फाइंडिंग में यह आया कि जो कब्जा है, जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है, वह आज की डेट में सब्सिक्वेंट परचेजर के पास है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि 40 इयर्स ऑलरेडी गुजर गए और जो कब्जा है वह वहां पर सब्सिक्वेंट परचेजर के पास है, तो इस स्टेज में आकर प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री देना इक्विटेबल नहीं होगा, सही नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना देकर जो वहां पर अर्नेस्ट मनी जमा कराई थी 6,000 रुपए के करीब, के साथ कंपनसेशन ऐड कर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो प्लेंटिफ था, प्रीवियस परचेजर था, उसके फेवर में 15 लाख रुपए का कंपनसेशन अलाउ किया और जो सब्सिक्वेंट परचेजर था, डिफेंडेंट्स था, उनको डायरेक्शन दिया वह अमाउंट प्लेंटिफ को पे करने को। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस से हिट हो भी रहा है तो भी वह इलीगल नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, बल्कि वह जो ट्रांजैक्शन है वह डिपेंड करेगा उस मुकदमे में आने वाले फाइनल आउटकम पर कि वहां पर निर्णय क्या आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।